नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5th जो कि क्लास 7th का है, ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि है वाटर यानी पानी, जल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अगर बात करें कि हमारा जो अर्थ है वो 71% कंसिस्ट करता है वाटर को, यानी पानी उसमें 71% है, बाकी का लैंड एरिया है। When you have think of water, what image come to your mind? जब हम किसी भी पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? तो यू थिंक ऑफ रिवर्स, हमारे दिमाग में रिवर्स आती हैं, वाटरफॉल्स आते हैं, पिक्चर पैटर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, साथ में वाटर हमारे टैप्स में से जो आता है यानी नलों से, उसकी फोटो या पिक्चर इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन दी रेन पडल्स, यानी कि आप देखते भी होंगे कि जब बारिश पड़ती है तो बच्चे काफ़ी नदियों जो आपका पानी भर जाता है उसमें जो है नाव वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हम अगर जाने तो द सन्स हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। आप जानते हैं कि सन की हीट से जो वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और तब ये कूल डाउन हो जाते हैं, देन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और इससे क्लाउड बनना शुरू हो जाते हैं। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet। यानी इसी फॉर्म में आप देखते होंगे कि हेल स्टॉर्म्स यानी कि जो आपके ओले हैं या जो बर्फ है या जो पानी है उसके रूप में ये गिरना शुरू कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। ठीक है, यानी इसको हम मेनली हम जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक कंडेंसेशन से लेकर और आपका परसिपिटेशन को लेकर पूरा प्रोसेस जो होता है वाटर साइकिल के रूप में जाना जाता है। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बारिश वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो इसी से होता है। एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। यानी पानी वही होता है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है बेटा। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago। यानी आज से 100 साल पहले वही पानी जो कि आज हरियाणा के जो कह सकते हैं फील्ड्स हैं उनको इरिगेट कर रहा है, वो पानी अमेजोन रिवर में होकर गया होगा। तो द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये सारी चीज़ें जहाँ पर फ्रेश वाटर आपको मिल जाता है, कह सकते हैं मेजर फ्रेश वाटर सोर्सेज है ये देखिए पूरा वाटर साइकिल दिखाया हुआ है आपको। इस तरीके से एक पानी जो है वो यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, देन आफ्टर ऊपर जाकर कंडेंसेंस हो रहा है, फिर देखिए प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ देखिए ये पूरा हमारा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है किस तरीके से, देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ये आपकी ये पूरा दिया हुआ है, लेक विक्टोरिया अफ्रीका दिया हुआ है, अमेजोन रिवर ये वाली है। ठीक है, ये पूरा वाटर है हमारा जो भी दिया प्रेजेंट हमारा। बाकी ये हमारे पास ओनली लैंड है। ये हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें हमारा ये भारत है जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सारी रिवर्स मिलती है। यहाँ देखिए किस तरीके से बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, किस तरीके से हमारी वाटर बॉडीज से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या कैसे वो बटी हुई हैं। वी ऑल नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जानते हैं कि 3/4 यानी कि 3/4 भाग हमारा जो भी सरफेस है वो पानी से कवर है। If there is more water than land on this earth, why do so many country face water scarcity? इतना ज़्यादा हमारे पास पानी होने के कारण भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि फिर भी हमें पानी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन परसेंटेज। क्या सारा पानी हमारे पीने लायक है? तो देखिए ये पूरी जो टेबल है ये आपको बताती है कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको पीने योग्य है और कितना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, एक तरीके से आप देख सकते हैं उसे। तो देखिए यहाँ ओशंस में दिया है 97.3% जो कि सैलिन वाटर होता है, आइस केप्स में है 0.2.0, ग्राउंड वाटर है 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स इतना है, आइसलैंड एंड सीज इतनी है, एटमॉस्फेयर इतना, और इन सभी के टोटल कंपोजिशन को मिला दें तो बेटा हमारा 101% क्या होता है, पानी प्रेजेंट है। लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो हमारे पास दिया हुआ है, ये पूरा टोटल फ्रेश वाटर है। बाकी का सारा कुछ टोटल जो 97.3 और फिर 0.02% वो सैलिन वाटर है, यानी कि नमक यानी खारा पानी, जिसमें कि नमक की मात्रा और सोडियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बाय अ सिंपल एक्टिविटी। आप एक सिंपल छोटी सी एक्टिविटी समझ सकते हैं। टेक अ 2 liter of water, let it represent the total water on the surface of the earth।
2 लीटर वाटर लीजिए, उसमें पूरा रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल वाटर हमारे अर्थ सरफेस का। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स दीज वेसल्स इनटू अनदर बाउल। The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming. It is a saline contains water. यानी इसमें नमक कह सकते हैं आप, ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है आपको। The 12 spoon of water that was taken in the bowl is the total amount of fresh water on the earth, and the figure shows us the distribution of these fresh water. See for yourself how much water can be actually be used by you. ये टोटली आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो 9 स्कूप्स वाटर था, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा पीने योग्य पानी होता है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, या कह सकते हैं सर्वाइवल हम नहीं कर सकते। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। सिर्फ पानी ही ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यास लगने पर हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब सोचिएगा ध्यान से कि क्या हम जो अपने घरों में जो टैप्स खुले छोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं कहीं पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको हम देखते हैं, उसको बोलते हैं खूब पानी है, हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही निकलता रहता है वो। तो इस कंडीशन के अंदर हमें ये पहचानना चाहिए कि फ्रेश वाटर कितना है। ओनली 3% वाटर इज ओनली अ फ्रेश वाटर। सो बेटा आज से ही हम ये प्रण कीजिए आप सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को आप बचाएंगे और वो हमारे लिए ही फायदा। यहाँ बताया भी हुआ है देखिए किस तरीके से वाटर यू ड्रिंक, पूरा एक मतलब आर्टिकल्स छपे हैं सभी जगह पर। वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। और जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो मार्च 22 को होता है, सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन द डिफरेंट वेज। ओशियन सर्कुलेशन देख लेते हैं अब हम, किस तरीके से जो ओशियंस हैं उनके अंदर सर्कुलेशन होता है। तो देयर इज अ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी हॉर्स, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves। यानी कितना अच्छा लगता है जब हम किसी भी सी बेड्स पर या सी हॉर्स जो कह सकते हैं आप वो जगह होती हैं जहाँ बीचेस होती हैं वहाँ चलते हैं पैदल। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द calm waters of the ponds and lakes, ocean water keep moving continuously। ये लगातार चलता रहता है और चलता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी रुकता नहीं है। तो द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज द वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। आप कह सकते हैं कि जो टोटली जो मूवमेंट्स होते हैं या फिर टोटली जितनी भी जो ओशियन वाटर्स होता है उसमें वेव्स, टाइड्स और करंट्स के रूप में वो आपको दिखते हैं। ये देखिए पूरा पैसिफिक ओशन दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं हम वेव्स की, यानी लहरें जो कि काफ़ी तेज आती हैं समुद्र के अंदर। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स। जब आप थ्रो बॉल खेल रहे होंगे तो एक बीच के पास, तो आप अचानक से जब आपकी एक बॉल जो है वो वाटर में चली जाती है तो क्या होता है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वास्टेड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। आप देखते हैं कि वो किस तरीके से वापस आपके पास आ जाती है थ्रू दी वेव्स, जो भी लहरें होती हैं उनके थ्रू। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब वो पानी बैक एक तरीके से कह सकते हैं वापस आता रहता है एक फोर्स के साथ, उसे हम कहते हैं वेव्स। यहाँ पर देखिए बताया भी हुआ है सुनामी इन द जापान word that means harbor waves as the harbors get destroyed whenever there is a tsunami। तो आप कह सकते हैं जो हार्बर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सुनामी आने पर। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ड्यूरिंग अ स्ट्रोम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। आप कह सकते हैं कि जब तेज तूफान आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेन उद्देश्य होता है या कारण कह सकते हैं जिसके कारण जो ये सुनामी आती है वो होता है आपका अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप कहते हैं, जो कि पानी में आने से एक तेज लहर उठती है और जो कभी भी कंट्रोल नहीं आ पाती और इस कारण से पूरा क्षेत्र या वो आसपास का एरिया पूरा डूब जाता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म दीज में कॉज टर्मीडियस डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। एन अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। और आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी टाइडल वेव जिसे हम बोलते हैं सुनामी आना शुरू हो जाती है। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, वो करीबन 15 मीटर तक की भी हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर। अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ी या सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आने वाली सुनामी की लहर को नापा गया है, वो है 150 मीटर, सबसे ऊंची थी। दिस वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर। आप लगा लीजिए 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस घातक लहर ने किस किस तरीके से तूफान मचाया होगा, वहाँ पर क्या डिस्ट्रक्शन किया होगा।
The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indra port in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. इस पूरे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पर जो ये जो आपके दिए हुए हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ पर स्थापित जितनी भी ये कह सकते हैं पूरा सब एरिया सबमर्ज हो चुका था, पूरा पानी में डूब गया था। और सुनामी के बाद ये बताया हुआ है द अर्थ पेडिमोनियम, कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक एक चीज़ होती है, एक फिनोमिना होता है अर्थ में, जो कि आफ्टर कह सकते हैं जो आपका अर्थक्वेक होता है उसके बाद आता है सुनामी। और द हार्बर वॉज स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर का वो समय था 2004 का। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैज़ इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। कह सकते हैं आप सुमात्रा जो जगह है वहाँ पर वेस्टर्न बाउंड्री के आसपास इसका एपिसेंटर था, यानी कि केंद्र था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9, ओ माई गॉड 9 था, मतलब कि आप कह सकते हैं हमने पढ़ाया था अभी आपको कि 7 जो था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, लेकिन ये 9 डिग्रीज था, यानी 9 रेक्टर स्केल पर आया था ऑन द रेक्टर स्केल। एज द इंडियन प्लेट्स वर अंडर द बर्मा प्लेट्स, ये एक दूसरे से टकराई थी। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, और अचानक से बहुत तेज भूकंप आया। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट द 10 to 20 and tilted in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the South and South Asian part. या कह सकते हैं आप कि उसने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया कि जो प्लेट्स थी वो 10 से 20 मीटर तक ऊपर खिसक गई थी, डाउनवर्ड चली गई थी, और उससे जो पानी था वो ह्यूज अमाउंट में ऊपर आने लगा। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट्स बिलो द बर्मा प्लेट्स, जैसे ही बर्मा जो प्लेट थी उसके नीचे इंडियन प्लेट्स आ गई थी, द वाटर मास रश बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। सुनामी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर्स, आप कह सकते हैं 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इन वेव्स ने बहुत ज़्यादा तूफान मचाया था। और यहाँ दिखाइए सम ऑफ द आइसलैंड्स इन द इंडियन ओशियन, देखिए ये पूरा दिखाया है मैंने, ये देखिए किस तरीके से इसने पूरा एरिया सबमर्ज कर दिया था। ये पूरा एरिया जो है सुनामी के अंदर तमिलनाडु कोस्ट जो थी वहाँ पर ये लहरें आई थी, देखिए ओ माय गॉड कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और साथ ही में यहाँ पर द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज, सब कुछ डूब चुका था। और यहाँ पर करीबन आप कह सकते हैं कि तो कोस्ट लाइन में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और यहीं देखिए पूरा ये बताया हुआ है 2004 का ये प्रकरण था, या 2004 में ये पूरी सुनामी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। टाइड्स पे ले लेते हैं अब। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड्स, यानी एक रिदमिक राइज, एक अचानक से थोड़ा थोड़ा बढ़ना पानी का वाटर दिन में 2 बार के आसपास, तो वो कह सकते हो आप एक टाइड होती है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर्स बाय द राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल, एंड इट इज़ लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिड्यूसेस फ्रॉम द शोर्स। कब किस तरीके की टाइड्स कह सकते हैं आपको मालूम भी होगा कि मून पर डिपेंड होती हैं। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड 2 तरीके की टाइड बनती हैं। ये किस कारण से होती हैं? जब ये मून जो है हमारा यहाँ होता है और अर्थ हमारा यहाँ होता है सन इस तरीके से, यानी आप कह सकते हैं कि इस मोशन में जब होते हैं तो आपकी नीप जो आपकी कह सकते हैं टाइड है वो शुरू हो जाती है। और स्प्रिंग टाइड होती है बेटा जब सन के जस्ट बीच में मून और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, या फिर अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाए। चलिए, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स, जैसे इन दोनों के थ्रू एक एक्सर्ट मोशन लगता है, कह सकते हैं आप एक ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, तुरंत ही हमारे यहाँ पर टाइड्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज अ हाई टाइड, और जिससे कि बहुत ही तेज और हाई टाइड्स उठती हैं ड्यूरिंग द फुल मून, यानी कि जब आप कहते हैं पूर्णिमा का समय होता है, और अ न्यू मून डे, या फिर कह सकते हो आप नया मून हो, द सन हो, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, ये एक सीधी रेखा में हो, द टाइड्स आर हाईएस्ट, सबसे तेज जब हाईएस्ट टाइड्स निकलती हैं, दीज टाइड्स आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, या कह सकते हैं आप चौथे समय पर होता है, द ओशियन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल एंड सन मून रिजल्ट इन लो टाइड्स, उस समय बहुत लो टाइड्स होती हैं, कॉल्ड द नीप टाइड्स। नीप टाइड्स आर द लोवेस्ट टाइड्स, और जो आपकी स्प्रिंग टाइड्स है वो बहुत हाई टाइड्स होती हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दीज हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, एंड द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड्स में आप फिशिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, दीज इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच।
आगे चलते हैं। ओशियन करेंट्स क्या है बेटा, मेनली या मुख्यली आप कह सकते हैं कि किस तरीके से ओशियन करेंट्स चलते हैं। तो ओशियन करेंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, ये एक धार होती है पानी की, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन दी ओशियन सरफेस, ये ओशियन सरफेस पर चलती रहती हैं डायरेक्टली, डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है उसमें चलती हैं, उसके सिवा कहीं नहीं। द ओशियन करंट में बी वार्म और कोल्ड, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 5.6 में अभी आपको दिखाने वाला हूँ ओशियन करेंट्स के बारे में, तो उसको समझ लेंगे। और ये जो है एक वार्म कंडीशन भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। जनरली दी वार्म ओशियन करंट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर, ज़्यादातर गर्म जो ओशियंस करंट जो होते हैं वो इक्वेटर पर होते हैं। मूव टूवर्ड दी पोल, और जाते किधर है बेटा, पोल्स की तरफ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड टू दी ट्रॉपिकल और लोअर एल्टीट्यूड। अब जो पोल्स है वहाँ से जो करंट्स आते हैं, या वहाँ से जो आप कहते हैं ओशियन करंट्स आते हैं, वो कोल्ड होते हैं, और वो आते कहाँ हैं, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर आते आते वो गर्म हो जाते हैं या वार्मर हो जाते हैं। द लेबेडो ओशियन करंट इज कॉल्ड कोल्ड करंट, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, ये बताया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम जो है, ये आप इसको टिक कर लें कि गल्फ स्ट्रीम, क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सी स्ट्रीम का करंट वार्म करंट होता है, तो गल्फ स्ट्रीम। और किसका जो है कोल्ड होता है, तो वो लेबेडो ओशियन होता है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट bring about warm temperature over land surface, और the area where the warm and cold current meet provide the best fishing grounds, कह सकते हैं आप बहुत ही बेस्ट फिशिंग ग्राउंड आपको मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा मैप जो है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से ओशियन करेंट्स कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं। तो देखिए, ये ब्लू वाले जो हैं ये कोल्ड हैं, और ये जो है जो रेड कलर से दिए हुए हैं आपको, ये वार्म करंट्स हैं, जो कि आपको बता रहा है कि कहाँ से कितना फ्लो रहता है। ये पूरा आपको एक मैप दिया हुआ है इसका, इसे देख लें, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। सी around Japan and the eastern coast of North America are such example. The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for the navigation. आप कह सकते हैं कि जब विंटर्स का सीज़न होता है तो यही चलते हैं, और एक बहुत ही फॉगी सीज़न हो जाता है जहाँ पर कह सकते हो आपकी जो कोहरा वगैरह है वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अब चैप्टर समाप्त होता है, और आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं किस तरीके से चैप्टर आपको लगा, और कुछ अगर कमी है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करें, और जैसा भी आपको लगता है उसके बारे में एक बार कमेंट जरूर करके बताएं मुझे। और भी अलग अलग चैप्टर्स पर, अलग अलग कह सकते हैं टॉपिक्स पर मैं आपको लेकर आऊँगा चीज़ें, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल ही जाएंगे। मैंने आपसे फिर भी बोला हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे फेसबुक पेज को भी बार बार देखते रहें, क्योंकि वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ, PDF क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।